हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में अभी फिलहाल एक वीडियो सीरीज आपके साथ डिस्कस की जा रही है, जिसके अंदर हर वो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, खास तौर से उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। और वो जो चर्चा का माध्यम है वो विशुद्ध हिंदी है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज सीआरपीसी के उन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जब हम सबसे पहले सवाल को देखते हैं तो जो पहला सवाल आपका पूछा गया है, आमतौर पर यह सवाल है आपका, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी साक्षी का कथन दर्ज कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, यहां पर जब पुलिस किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है तो जाहिर सी बात है वो काफी सारे लोगों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है और जिन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है वो सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत किया जाता है। और जो लोग प्रैक्टिस में होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जब कभी भी हम केस की फाइलिंग करते हैं, खास तौर से क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर, तो वहां पर 161 और 164 के बयान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे पुलिस के द्वारा जिन मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, वहां पर जिन लोगों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है वो सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत ही किया जाता है। उसके बाद जब हम अगले सवाल के ऊपर आते हैं तो यूजुअली यहां पर आपसे चर्चा की जाती है कि जो रिमांड होता है, यानी कि जो पुलिस कस्टडी होती है, वो मैक्स टू मैक्स कितने दिन की आपकी हो सकती है। तो देखिए सर, इसका पीरियड है आपका 15 डेज का। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक साथ 15 दिन की पुलिस कस्टडी की रिमांड लेते हैं या आप इसको पार्ट में लेते हैं। लेकिन आप कितना भी लेंगे, लेकिन ये 15 डेज से ज्यादा आपका किसी भी परिस्थिति में एक्सीड नहीं करेगा। उसके बाद यहां पर एक सवाल आपसे और पूछा गया है, आमतौर पे वो कौन सा आपका केस लॉस था जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा धारा 156(3) के सब क्लॉज 3 और 202 के सब क्लॉज 1 में अंतर स्पष्ट किया गया। तो वो वाद है आपका देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी बनाम नारायण रेड्डी का। इसके बाद आमतौर पे जो अगला सवाल आपका निकल कर आता है वो आता है, चूक जमानत का अधिकार किस धारा के अधीन प्राप्त है। तो एज वी ऑल नो कि जो सीआरपीसी की धारा 167 है ये बात करता है डिफॉल्ट बेल के बारे में। और डिफॉल्ट बेल क्या होता है, आई होप ये जानकारी आप लोगों को होगी कि जब एक तयशुदा वक्त के अंदर पुलिस अधिकारी के द्वारा न्यायालय में चार्जशीट सबमिट नहीं की जाती है तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो सीआरपीसी की धारा 167 के तहत डिफॉल्ट बेल अप्लाई कर सके। उसके बाद आपका जो अगला सवाल है वो आता है कि जब किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके पहले उसको चेतावनी देना अत्यंत ही आवश्यक है। बेसिकली ये चेतावनी नहीं होती है, बेसिकली वहां पर उसकी कंसेंट पूछी जाती है और ये भी उसको बताया जाता है कि इसके परिणाम किस रूप में उसको आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीआरपीसी की धारा 164 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर पढ़ते हैं तो आमतौर पे जो 164 का स्टेटमेंट है और जिस व्यक्ति को वो स्टेटमेंट देना है, क्या उससे पूर्व उसको शपथ दिलाया जाना आवश्यक है नहीं, या न्यायालय के विवेकाधीन। तो आमतौर पे इनमें से किसी भी प्रक्रिया का यूज नहीं किया जाता है। हाँ, उसको चेतावनी जरूर दी जाती है, उसको इस 164 के प्रॉस और कॉन्स दोनों के बारे में बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि एक बार जो आपने स्टेटमेंट दे दिया तो यहाँ पे रिवर्सल का कोई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद जब हम अगले सवाल के ऊपर आते हैं तो अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि 164 के अंदर जो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है तो उस स्टेटमेंट के ऊपर किन किन के सिग्नेचर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है उनके साइन होंगे और जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट को मेक आउट किया है उसके भी साइन होते हैं। अगर मेकर पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर उसके बाएं हाथ का अंगूठा अगर वो मेल है और अगर वो फीमेल है तो दाएं हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन जरूर लिया जाता है। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है आमतौर पे 164 के अंदर जो मजिस्ट्रेट के समक्ष स्टेटमेंट दिया जाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पे जब उसको हम ट्रायल के दौरान यूज करते हैं तो किस सेंस में उसको यूज किया जाता है।
क्या ये खंडनीय सेंस में यूज किया जाता है, क्या ये संपोषणकारी सेंस में यूज किया जाता है, यानी कि क्या स्टेटमेंट आपके सपोर्ट में आप इसको यूज करने जा रहे हैं या आप इसके रिबटल में यूज करने जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही परिस्थितियों में यूज किया जा सकता है, बशर्ते कि इसकी मैक्सिमम रिलेवेंसी कहां पर नजर आती है। उसके बाद जब हम बलात्कार के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा की बात करते हैं तो आमतौर पे यहाँ पे जो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो प्रावधान है वो आपको 164 के क्लॉज ए के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जब हम पंचनामा की बात करते हैं, यानी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुई है जहाँ पे वो हमारे गले के नीचे नहीं उतर रहा है कि आखिर कल तक ये व्यक्ति बिल्कुल सही सलामत था, आखिर अचानक से आज इसको क्या हो गया। तो बेसिकली एक पंचनामा की रिपोर्ट तैयार की जाती है, वहां पर पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद होते हैं, अगर जरूरत हुई तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आते हैं, वहां पर आसपास के जो गणमान्य लोग होते हैं उनके भी साइन लिए जाते हैं और इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा जाता है कि आखिर मृत्यु की एग्जैक्ट वजह क्या थी, यानी कि व्हाट वाज द एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ। ठीक है। उसके बाद जब हम अगले सवाल के ऊपर आते हैं तो आमतौर पे ये सवाल भी वही बात करता है कि जब हमें कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है या उसकी अस्वाभाविक परिस्थितियों में मृत्यु हुई है तो वो किस धारा के अंतर्गत जांच का विषय होता है। तो ये धारा आपकी 174 और 176 के जो प्रावधान है इसके अंतर्गत आमतौर पे हम अननेचुरल डेथ के मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल आपका और आता है कि जो आपके कार्यपालक यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी व्यक्ति को कितने दिन की रिमांड पे भेज सकते हैं। तो वो होता है आपका मैक्सिमम 7 दिन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रायल के बारे में तो प्रक्रिया ये है कि किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय मामले का अन्वेषण सामान्यतः कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए। तो वो पीरियड होता है 6 माह का। इसके बाद जब हम बात करते हैं अंतिम रिपोर्ट स्वीकार जाने पर मामले का अन्वेषण किया जा सकता है तो वो संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति ही होती है, उसके बाद ही आप उसके ऊपर अन्वेषण कर सकते हैं। इसके बाद अगर भारत से बाहर किसी दूसरे देश या स्थान में अगर आपको अन्वेषण करने की आवश्यकता महसूस होती है तो जाहिर सी बात है आप एक प्रक्रिया का पालन करेंगे और आप अपनी हायर अथॉरिटी को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसको कि अनुरोध पत्र भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरे सवाल में भी इसी बात का जिक्र हुआ है कि जो अनुरोध पत्र भेजने का उपबंध है वो सीआरपीसी की धारा 166 के सब क्लॉज ए के तहत उसका जिक्र किया गया है। इसके बाद जो विशेष डायरी का उपयोग न्यायालय कर सकेगा वो आमतौर पे साक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि एक जांच या विचारण में अपनी सहायता के संबंध में ही करता है। उसके बाद विशेष डायरी का उपयोग आमतौर पे ना तो अभियुक्त कर सकते हैं और ना ही अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ न्यायालय अपने लिए ही यूज करता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि अभियुक्त की केस डायरी में लिखे कथनों का खंडन करने के लिए केस डायरी का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, तो जब पुलिस को अपनी स्मृति को ताजा करना होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी, या जब उसको किसी बात का खंडन करना रहता है या अपने फेवर में किसी बात को लाना रहता है तब वो केस डायरी में प्रयुक्त शब्दों का या उनके कथनों का प्रयोग उसके द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद एक सवाल आपका और आता है कि धारा 172 हत्या अधिरोपित निर्बंधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के अधीन दायर रिट याचिकाओं के संदर्भ में लागू नहीं होगा। और ये बात किस संदर्भ में या किस केस में कही गई है, तो ये केस लॉ था आपका खत्री बनाम बिहार राज्य, यानी कि खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके बाद अगर हम केस डायरी के निरीक्षण की मांग को देखते हैं तो आमतौर पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है। उसके बाद यहाँ पे बात हम करते हैं कि जब मजिस्ट्रेट की तलाशी वारंट के बिना पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी स्थान की तलाशी ले सकता है। तो कुल मिला के वैसे तो वारंट जो आपका सर्च वारंट होता है उसके लिए परंपरा ये है कि आपके पास मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर आपको लगता है कि वारंट को लेने में या उसको अप्लाई करने में इट विल टेक सम टाइम, तो बिना वारंट के भी आप तलाशी ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ अनयूजुअल चीजें घटित हो रही हैं। और ये प्रावधान आपको सीआरपीसी की धारा 165 के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद
कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जहां पे शव को ऑलरेडी गाड़ दिया जाता है या दफना दिया जाता है उनके कल्चर, उनके रिलीजन या उनकी आस्था के हिसाब से। और जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस हमें उस शव का पोस्टमार्टम कराने की जरूरत है या एक बार फिर से उस शव को देखने की जरूरत है ताकि इन्वेस्टिगेशन एक बेहतर तरीके से कंडक्ट की जा सके, तो जो सीआरपीसी की धारा 176 का सब क्लॉज 3 है, इसके तहत मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो ऐसा आदेश भी पारित कर सकता है। उसके बाद जब हम 167 के अंतर्गत मृत्यु के कारण की जांच की बात करते हैं तो आमतौर पे ज्यादातर इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो उन परिस्थितियों में होता है जहां पर विवाहिता की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हो गई हो या जहां पर जो किसी व्यक्ति की मृत्यु है वो पुलिस कस्टडी के दौरान हो गई हो। तो आमतौर पर ये वो परिस्थितियां होती हैं जहां पर किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी या समीक्षा करने की जिम्मेदारी किसी पुलिस अधिकारी की नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट की ही होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु या किसी स्त्री के साथ बलात्संग की अपराध के, तो आमतौर पे जो आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं या जो महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हीं की अधिकारिता में ये जांच को कंडक्ट किया जाता है जो उस क्षेत्र के अधिकारी भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अगला सवाल आपका आता है वो आता है जब मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करके किसके समक्ष भेजी जाती है, तो वो भेजी जाती है जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अगर जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी ये पावर उसको डेलीगेट कर दी है कुछ विशेष परिस्थितियों में। इसके बाद जाहिर सी बात है जो आपका 174 है ये उसी संदर्भ में बात करता है कि अगर किसी संबंधित थाने के अधिकार क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो यूजुअली वहां पर धारा कौन सी अप्लाई होती है या किस धारा के तहत आप जानकारी देते हैं, तो पर्टिकुलरली वो धारा है आपकी 174। इसके अलावा जब हम मृत्यु समीक्षा के लिए मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो वो आपका जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है, वो आपका उपखंड मजिस्ट्रेट भी हो सकता है या वो आपका विशेषता सशक्त मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। इसके अलावा आमतौर पे जब हम धारा 174 की बात करते हैं और जब अन्वेषण और दृश्यमान कारणों की पंचनामा के संदर्भ में बातचीत को किया जाता है तो वहां पर हमारी कोशिश ये रहती है कि पड़ोस के से कम 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों की उपस्थिति में उस पंचनामा की प्रक्रिया को कंडक्ट किया जा सके। इसके अलावा आपका जो एक केस लॉ और आता है जो आमतौर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही ये डिसाइड किया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि आमतौर पे जब कभी भी संबंधित थाने के अधिकारी को लगता है कि जो जानकारी हमें दी जा रही है वो कहीं ना कहीं एक कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध की तरफ इशारा कर रही है, तो बिना वक्त जाया किए आप तुरंत एफआईआर को लॉन्च ना सिर्फ करेंगे बल्कि आप उस मैटर को इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। और ये केस आपका था ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज कॉन्सेप्ट इन विच वी हैव डिस्कस द समथिंग रिलेवेंट विच माइट बी प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अर्थात ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सवालों के रूप में देखने को मिलते हैं। अब आपके साथ अगली मुलाकात होगी उसमें सीआरपीसी के कुछ अन्य प्रावधानों को लेकर चर्चा की जाएगी। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का अपना प्यार और विश्वास टारगेट फॉर आईक्यू पे बनाए रखने के लिए। शुक्रिया।